एक बार फिर से मैं आपके बीच में मौजूद हूं बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए। तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन टीवी स्क्रीन पर जो लोग मौजूद हैं, जो देख रहे हैं प्रोग्राम, उनको दो तस्वीरें दिख रही होंगी। एक अबू धाबी से, जहां प्रधानमंत्री मौजूद हैं, मंदिर का उद्घाटन होगा, प्राण प्रतिष्ठा होगी, और दूसरा वो विजुअल जो आप इस वक्त नोएडा में देख रहे हैं, जी, जहां आप सारे लोग मौजूद हैं। बातचीत का सिलसिला जरूर शुरू करेंगे क्योंकि आज पैनल बड़ा है, बात करने के लिए लोग काफी हैं। ऋषभ तिवारी जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। नीति शर्मा राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। आलोक वत्स जी, थैंक यू सो मच, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। अनिल यादव जी आज कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। प्रभात जी हमारे मित्र लखनऊ से पत्रकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात जी, थैंक यू सो मच। स्वाति जी थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और प्रभात बहुत बहुत शुक्रिया, राजनीतिक विश्लेषक पत्रकार हमारे बीच में मौजूद हैं। बातचीत के सिलसिले को शुरू करेंगे। नोएडा तो इतना चुपचाप रहता है कि मुझे लगता ही नहीं कुछ बोलने की जरूरत है मुझे, और ऐसी अच्छी डिबेट कहां मिलेगी कि चुपचाप खड़ी हो, देख रही हो। थोड़ा मौसम बदल गया ना हुजूर? जी सर, बिल्कुल बदल गया, बिल्कुल बदल कैसा गया। मौसम बदला है थोड़ा सा? सर राजनीतिक ये मेरी गलती थी, मैंने सोचा कि मैं मौसम पे जाऊं, अगला कह रहा है राजनीतिक थोड़ा सा। क्या बात है, वाह। क्या नाम है साहब आपका? रोहन शर्मा सर। शर्मा जी क्या काम करते हैं? सर मैं सेल्स मैनेजर हूँ फार्मा कंपनी में। हाँ तो बिल्कुल आप सही। मैं सवाल पूछूं 8वें का और आप जवाब दें 12वीं का, तो समझिए बिल्कुल ठीक है मामला, बिल्कुल ठीक है। तो क्या कह रहे थे राजनीतिक विषय? सर अभी हम देख रहे हैं जिस तरीके से अभी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चलना शुरू हो गया है अबू धाबी में। जी सर, अबू धाबी में भी तो हाँ। अयोध्या में हुआ, अब अबू धाबी में हुआ। हाँ। भगवान करे आगे भी इसी तरीके से बढ़ते रहें, भगवान करे। जी जी, बहुत अच्छी बात है। सर लोग धार्मिक हो रहे हैं, और अब तो कहना चाहिए कि जब जितने धार्मिक होंगे उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि सब कपट, छल, छिद्र सब जो दूर होंगे, तो ये ज्यादा ये चिंता की बात है। ये सबसे दूर होंगे उतना ही अच्छा होगा। थैंक यू सो मच एवरी ब्रदर्स, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को एक बार जोड़ने के लिए मुझे एक दो बात जरूर कहनी है। मेरे पास तमाम सारे व्हाट्सएप, तमाम सारे मैसेजेस आते रहते हैं, और आज एक मैसेज आया डिजिटल खासतौर से जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, डिजिटल फॉर्मेटिंग की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, उसी तरफ से खतरे भी बढ़ते जा रहे हैं। किसी ने कहा कि मेरे बेटे की आवाज बना के किसी ने मुझे फोन किया और कहा कि आपका बेटा जो है मेरे कब्जे में है, पुलिस के कब्जे में है, उसने ये फला क्राइम किया है, आप पैसे दीजिए और आप छूट जाएंगे, आपका यानी बेटा छूट जाएगा। और वो काफी परेशान थे, उन्होंने पैसे डाल भी दिए, लेकिन इस तरह की और एकदम हूबहू उसकी आवाज। तो हम जिस एज में जिस जगह पे हैं, मौजूद हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तमाम सारी चीजों को लेकर बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन जहां तक प्रौद्योगिकी की बात है, इंजीनियरिंग की बात है, कोई पीछे तो हट नहीं सकता, क्योंकि आगे दिन पर दिन बढ़ना है। लेकिन बात सवाल यह है कि हम कितने खतरों के बीच में मौजूद हैं, हमको सजग भी रहना है। बहुत सारे लोगों से मैं बातचीत करूंगा जो यहां पे मौजूद हैं। एक दो लोगों से, कहां से आना हुआ भैया, कहां से आना हुआ? हाँ, इटावा। इटावा में कहां से? कहां? इटावा खास। क्या नाम है? रामू। रामू, अच्छा। रामू जी क्या काम करते हैं आप? गाड़ी चलाते हैं। अच्छी, बहुत अच्छी बात है। गाड़ी चला के आ रहे हैं, अभी थके हुए हैं? हाँ, चाय बाय मंगवाए? नहीं नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। अरे गुप्ता जी चाय के लिए जरा इंतजाम करिए, रामू भैया को चाय पिलाइए। गुप्ता जी चाय पिलाइए, तो थोड़ा सा मूड बनेगा, तो थोड़ी बातचीत में आएगी। उधर इन्होंने कहा कि राजनीतिक करवट बहुत तेजी से लोग बदल रही है, और फिजा जो है बदल रही है। IND को तमाम सारी चर्चा है, चुनाव अभी हुए नहीं है, घोषणा अभी हुई नहीं है। लोगों ने कहा कि आने जाने की जो सवारी है वो तैयार हो गई है। ऐसे में पहला मौका बीजेपी को, एंड देन कांग्रेस विल रिस्पॉन्ड। प्रतीक भैया, ये सबके पीछे एक रीजन है मैं। जब कोई इंसान मैं से ऊपर उठ ना पा रहा हो तो उसके परिवार के लोग इसी तरह बिखरते हैं। मैं एक छोटी सी बात कहता हूं, मल्लिकार्जुन खड़गे अपने चुनाव सभा में खड़े होकर कहते हैं कि जब आप मार्केट जाओगे
कुत्ते और बकरी को कान मरोड़ के देखना, वो मैं बोलता है या गांधी परिवार की जय बोलता है। तो कार्यकर्ताओं को मरोड़ के जय बुलवाएंगे तो बड़ा दुख लगता है कांग्रेस के मेरे मित्र को देखकर। सर आप मैं ही बोलिए, जबरदस्ती जय मत बोलिए। भारत माता की। जी नीति जी कुछ कहना चाह रही जी। इनकी बात पे एक प्रसंग याद आ गया। हाँ। जब रावण का वध करके भगवान राम अयोध्या पहुंचे तो हाँ। कौशल्या माँ ने पूछा कि आपने रावण को कैसे मारा। हाँ। तो भगवान राम ने बोला, रावण को, महाप्रतापी रावण को मैंने नहीं मारा। हाँ। उसकी मैंने मारा। आज तो बड़ा जबरदस्त सारे लोग ज्ञान प्राप्त करके आए। क्या बात है, कहाँ से आना हुआ? हाँ, अरे अरे ऊपर चोट लग जाएगी, खड़े रहो, आराम आराम। क्या बात है, डिबेट का अच्छा सा मजा ले रहे थे और डिबेट में उनको मजा भी आ रहा था। बड़ी अच्छी बात जी। मैं आ गया जब बात भाई, आप भी कुछ मैं पे ही बोलेंगे आज? हाँ जी, आज तो सब लोग फिलोसोफर हैं जी। बहुत देखिए, अभी ऋषभ भाई हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कितना अच्छा मैं के ऊपर ज्ञान दे रहे थे, और हमारी बहन जो है नीति, उन्होंने भी मैं के ऊपर, अहंकार के ऊपर। लेकिन आज किसानों के ऊपर भी किसी ने लाठियां बरसाई हैं और बहुत मैं के अहंकार में मारा है और बहुत जबरदस्त तरीके से मारा है। जय हिंद, जय संविधान और जय किसान की बात नहीं करेंगे। आप चाहे जितना इनसे जय का नारा लगवा लिए, लेकिन देश के अन्नदाता के ऊपर जिस तरीके से जुल्म, जिस तरीके से लाठियां भांजी जा रही हैं, वो इतिहास याद रखेगा ऐसी मैं वाली। डिबेट जो है वो बहुत बैलेंस हो गए। अरे खन्ना जी ठंडे में बैठा करिए, घर में कहाँ रोज रोज चल देते हैं आप? सर बस ये आपके साथ प्यार बढ़ा हुआ है, उसी वजह से आना। ये प्यार चक्कर में ना पड़िए, ये सब इनको पे छोड़ दीजिए। ये जो हफ्ता कौन सा, आज कौन सा दिन है? हेलो, कौन सा दिन है आज? वैलेंटाइन डे है आज। आज वैलेंटाइन डे है। हाँ क्या? हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, मैं जानते तो वो भी हैं। मैं पूछ रहा था आपका नाम क्या है? मेरा नाम जुम्मा है सर। जुम्मे के दिन पैदा हुआ था। हाँ जी, जुम्मे के दिन पैदा हुआ था। जुम्मे के दिन पैदा हुए थे, शुक्रवार। हाँ हाँ, मैं इतना खास तौर से लखनऊ का बाशिंदा हूँ, मैं तो जानता हूँ जुम्मा, और बाकी उसकी कविता भी जानता हूँ पूरी। हाँ, तो लेकिन मैं देख रहा था कितना ध्यान है आपका वैलेंटाइन डे पे। क्या काम करते हैं? हाँ जी, काम क्या करते हैं? फूल बेचता हूँ, गुलाब। मोहब्बत की दुकान है इनकी। हाँ जी, इनकी मोहब्बत की दुकान है। मोहब्बत की दुकान है। कांग्रेस ने पकड़ा, बोला यही तो करना है, मोहब्बत की दुकान। हाँ जी, हाँ जी, कल तो बोल दिया था मसाला मत खाया करो। कल तो आज, हाँ कल टोका था मसाला में, आज तुमने मसाला। हाँ बहुत अच्छा, आगे आ जाओ, शाबाश बेटा। हाँ कांग्रेस वालों का काम ही है पकड़ना, क्या करेंगे? हाँ हाँ, ठीक है कि बातों को सलीके से रखना ये भी बहुत जरूरी है। तो मैं, क्या नाम है आपका? त्यागी जी, बातों को रखना सलीके से ये भी आना चाहिए, अभी सीखिए उसको जी। जनाब, मोहब्बत की, गुलाब की बात इन्होंने कही, तुरंत कैच किया। मोहब्बत मोहब्बत, उस गुलाब में कांटा पता कौन है? आपने जो 70, 75, 65 साल में कांटे बोए हैं ना, वो कांटा उस गुलाब में है। जो गुलाब की सुगंध की गारंटी हम दे रहे हैं और आप कांटे की मोहब्बत बात कर रहे हैं। ये कहते हैं कि गुलाब की जो खुशबू है उसकी गारंटी मोदी जी की, और कांटे जो हैं वो आपके हिस्से। अनिल यादव, नाउ विल रिस्पॉन्ड फ्रॉम कांग्रेस। देखिए, कांग्रेस से ये लोग पूरे के पूरे सुबह शाम राहुल गांधी कांग्रेस करते रहते हैं। 10 साल इनकी सरकार को हो गई, आज भी कांग्रेस के ऊपर बात कर रहे हैं। और मैं मीडिया से भी, मुझे बड़ा दुख हुआ कि मीडिया का इंटरेस्ट भी इंडिया गठबंधन में ज्यादा है, इंडिया में क्या हो रहा है उस पर नहीं है। आज इंडिया की जो राजधानी दिल्ली है, चारों कोनों पर पुलिस तैनात है। क्यों? क्योंकि चारों तरफ से कि जो देश का अन्नदाता है, हमारा आपका पेट पालने वाला है, वो सड़कों पर बैठा हुआ है बॉर्डरों पे, और उसे रोकने के लिए बम फोड़े जा रहे हैं, आंसू गैस छोड़ी जा रही है, लाठियां बजाई जा रही हैं। लेकिन इनको इंडिया गठबंधन की पड़ रही है, कांग्रेस की पड़ रही है, वहां जवाब नहीं दे रहे हैं। क्या गुनाह कर रहे हैं वो? आपसे अपना अधिकार मांग रहे हैं। जिस एमएसपी का आपने वादा किया था उसे मांगने आए हैं। राहुल गांधी जी ने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, हम देंगे, लेकिन आपकी जिम्मेदारी बनती है, 10 साल आपको यही हाँ हूं करने के लिए नहीं दिए थे, काम करने के लिए दिए थे। जी प्रभात जी। कांग्रेस कह रही है कि आज स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करेंगे। हाँ। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट कब आई? 2006 में। आप 8 साल उस चीज को दबा कर बैठे रहे और आप कह रहे हैं कि आप स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करेंगे। प्रथम बात तो ये। दूसरी चीज, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट में ये कहा गया है धान और गेहूं पर एमएसपी नहीं दी जाएगी,
जब इस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था तो इसी वजह से हलफनामा दिया गया था। राहुल गांधी क्लियर करें, धान और गेहूं पे एमएसपी देंगे कि नहीं देंगे, अभी क्लियर करें। धान और गेहूं पर एमएसपी देंगे या नहीं? ठीक है, सवाल एक एक के बार करेंगे। अनिल मौजूद हैं, आज तो प्रवक्ता उनके बड़े धारदार प्रवक्ता आए हैं। जी, आपको बोलना है, क्या नाम है? हरवीर कहाँ के रहने वाले हैं? बुलंदशहर के। जी, मैं आया। कत्ल बाजार में हो चुका हूँ लेकिन तू मेरा कातिल नहीं है, ये हाल है आज कांग्रेस की। कांग्रेस ने अभी कहा भी, राहुल गांधी भी छत्तीसगढ़ से बोल रहे हैं एमएसपी करेंगे, स्वामीनाथन कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको लागू करेंगे। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट की पॉइंट ये भी बताता है कि जिन किसानों के पास, अमीर किसानों के पास ज्यादा जमीन है, उस सारे जमीनों का पुनर्गठन और पुनर्बंटवारा होगा और उसे छोटे किसानों में बांटा जाएगा। ये स्पष्ट बताएं कि क्या वो इस पॉइंट से सहमति रखते हैं? जी, देखोगे तो हर मोड़ पर मिल जाएंगी लाशें, लेकिन आज बड़ा क्रांतिकारी हो रहे हो, क्या बात है? हाँ? देखोगे तो हर मोड़ पर मिल जाएंगी लाशें, हाँ? ढूंढोगे तो पूरे शहर में कातिल न मिलेगा। क्या ये वो सरकार है जहां किसानों के लिए जो अन्नदाता है, आपको याद होगा कोरोना काल, जहां लोग मर रहे थे, जिन्होंने मौत को करीब से देखा कि लोग ऐसे मर रहे थे जैसे कीट पतंगे हों और सरकार नहीं बचा पा रही थी। ऐसे में देश के किसानों ने उनका अन्न दे करके उनका पेट पालने का काम किया। लेकिन सरकार क्या कर रही है? जो अहंकार की बात कर रहे थे, मैं क्या होता है, मैं ये होता है, आप किसानों से ऐसे लड़ रहे हैं जैसे पाकिस्तान से लड़ रहे हों। आप किसानों से ऐसे लड़ रहे हो, आपको लड़ने की जरूरत थी, खाई खोदते, आप लगाते वहां बाउंड्री पर कीले लगा देते चाइना बॉर्डर पर, लेकिन वहां आपकी औकात नहीं हुई, आपकी आइए आ जाइए। इन्होंने औकात की बात कही, आज बड़ा दुख हो रहा है। एक मिनट, नाराज, मैंने माइक हटा लिया, मुझे ध्यान रहता है। जी, आज बड़ा दुख हो रहा है आपको किसान पे, हाँ। बड़ी पीड़ा हो रही है आपको किसान पे। आज जो ये दशा दिशा तय हुआ है ना, आपकी विफलता है। और मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि मेरी जवानी कांग्रेस की विफलता में गुजरी है। अगर मेरे वक्त उस तरह ये संसाधन रहते, किसान फला फूला रहता, सम्मान निधि मिलता, ग्रीन कार्ड मिलता, फसल बीमा योजना में संशोधन होता, तो आज ऋषभ तिवारी भी ये खड़ा होकर बोलता कि मैं विकसित भारत का नागरिक हूं, विकासशील भारत का नहीं। ये आपकी विफलता मेरी जवानी को बर्बाद। जी, हम सबकी जवानी बर्बाद करने के जिम्मेदार आप हैं, कांग्रेस वाले। देखिए, नाकामयाबी का क्या रूप है? यही रूप है कि 10 साल सरकार में रहने के बावजूद भी इन पे अपने काम का कुछ नहीं है। 10 साल बाद आपको थोड़ी सी गैरत नहीं आती? जिस जनता ने आपको इतना बड़ा बहुमत और एक बार नहीं 2-2 बार दिया, उसके बाद भी जब आपसे सवाल पूछा जाएगा किसानों पर, तो आप कहोगे भैया कांग्रेस ने ये किया। अरे भैया, कांग्रेस के बाद तो जनता ने आपको चुना था, अब आपकी जिम्मेदारी है। आज मुझे 2 शब्दों में बता दीजिए, 2 इनके सहयोगी बोले, एक ने कहा कि जी धान पे होगा नहीं होगा, एक ने कहा कि बड़े किसानों का क्या होगा। नियत यह है कि जहां जहां किसानों का नाम आएगा, इनको ऐसे ही चिढ़ मचेगी। ये तो चाहते हैं कि किसानों की जमीन जो है अडानी को दे दी जाए और वहां पर किसान, हमारे आपके जो बाप दादा हैं, वो नौकरों की तरह। हमारी आपकी जमीन जो है उद्योगपतियों को दे दी। काहे नाराज काहे हो? हाँ, मजा खराब कर दिया। काहे का मजा खराब? गाने आने चलवाओ, कुछ फिल्मी सॉन्ग बजाओ। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद साहब। इसी में जिंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। गाना बजाओ। कौन सा गाना बजवा दें? बता दो। नहीं, तुम बता दो जिसपे तुम नाच पाओ, वही कब बजवा दें हम। यहाँ आदमी हलक में परेशानी है, इनको लग रहा है गाना बजाओ। नहीं, वैसे गाना बजना चाहिए। मैं विरोधी आदमी नहीं हूं गाने का। मैं खुद इस बात का पूरी कोशिश रहती है कि म्यूजिक, संगीत, कविता होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, लेकिन एक वक्त है उसका, उस पर बात होनी। शर्मिष्ठा जी, आपकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज डिबेट में शरीक हो रही हैं शर्मिष्ठा जी, थैंक यू सो मच आने के लिए। पत्रकार हैं और डिबेट में शरीक हो गई। जब मौका लगे आप हाथ उठाइएगा, मैं आ जाऊंगा। प्रभात जी, वेरी क्विक। देखिए प्रतीक जी, अभी मैं और उसकी बात चल रही है और किसानों पर लाठीचार्ज की बात चल रही है। मैं कहता हूं कि इस देश में आजादी के बाद किसानों के लिए किया किसने? किस सरकार ने किया? कोई नहीं काम कर रहा है। 6 दशक तक आपको मौका मिला था किसानों के लिए काम करने के लिए। स्वामीनाथन रिपोर्ट की भी बात आई, आपने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। आप किसानों के लिए करना कुछ नहीं चाहते। आप देश राममय हो रहा है, आप देश विकास की ओर जा रहा है। आज अबू धाबी में देखिए, जहां पे कि यूएई में इतना भव्य मंदिर बन रहा है,
कितना परिवर्तन हो गया इस देश के अंदर। एक दशक की 6 दशक बनाम 1 दशक, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। और मैं ये कहता हूं, चाहे हमारे जो भी प्रवक्ता हों, सबको बोलने का अधिकार है, क्योंकि लोकतंत्र है, यही खूबी है। और लोकतंत्र गुलदस्ता है। देखिए, विपक्ष में कांग्रेस काम कर रही है अपना, इसमें ऐसी दो बात नहीं है। चाहे न्याय यात्रा निकाले, चाहे भारत जोड़ो यात्रा निकाले, राहुल गांधी लगे हुए हैं। विपक्ष के नेता के रूप में वो अच्छे हैं कि बात को उठाते हैं, लेकिन माहौल कितना बदल गया है। आप अयोध्या गए थे, आपने वो एक इंटरव्यू लिया था उसका, तांगे वादे का, उसने कहा 10 पैसे में हम सवारी ले जाते थे, आज रोजगार मिल रहा है। योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं प्रदेश के अंदर, राममय पूरा देश हो रहा है। ये लोग राममय पूरा देश क्यों? समाजवादी को दिक्कत है? दिक्कत है? मैं पूछ रहा हूँ, राममय देश हो रहा है कि बताइए रोजगार कितने मिले? मिल रहे? अरे ऐसा थोड़ी होता है। आप बताइए कितने रोजगार दिए? 2 करोड़ नौकरी की बात हुई थी, क्यों नहीं मिली? 100 दिन में काला धन वापस लाने की बात कर रहे थे, क्यों नहीं आया? इन्होंने कहा था किसानों की आमदनी दोगुनी करेंगे, क्या हुई? जब आप अपने वादे निभा नहीं पा रहे हैं तो आप राम कहां गए? मोहम्मद आमिर कहां गए? मोहम्मद आमिर चले गए? अच्छा आ जाओ, जल्दी आओ, गाना वाना बजवाते हैं फिर हम। हाँ जी बिल्कुल। इन्होंने समाजवादी पार्टी रोजगार की बात की, रोजगार नहीं है बिल्कुल। जो टोटी चोरी करेगा वो जेल। व्यक्तिगत किसी का नाम नहीं लिया। वो आप लोग नहीं, नाम नहीं लिया, लेकिन एकदम मूर्ख थोड़ी ना हम। आपको आप तो बड़े विद्वान हैं, आपको पता है कब माइक कहां से हटानी। आप तो बड़े ज्ञानी है। थोड़ा सा ज्ञान प्रवक्ता महोदय को दे दें कि हर बार बेरोजगार बेरोजगार बेरोजगार। यहाँ पे खड़ी जनता बेवकूफ नहीं है। पहली बार स्टार्टअप ने हमने क्रांति लाई है। पहली बार एक गांव में बैठी महिला ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उन्होंने आंकड़ों की बात करी कि जो बेरोजगारी के आंकड़े हैं देश में, उस पर उन्होंने रख दिया। मैं कह रहा हूँ, किसान भाई आंदोलन लेके चले हैं। ये वही सरकार है जो हम सुनेंगे जब इस देश में इतने सालों से लंबित राम मंदिर का मामला सुलझ गया, तो ये हम ही सुधारेंगे जनाब, जो आपने मैं अभी को मौका दूंगा, क्योंकि इन्होंने इल्जाम आप पे लगाया। देखिए, इनको मैं कह रहा हूँ, इनको मैं चुनौती दे रहा हूँ, केवल की चुनौती अखिलेश यादव जी के किए हुए मैंने तो सोचा था समाजवादी पार्टी वाले प्रवक्ता कहेंगे मैं इनको चुनौती दे रहा हूँ, 400 में लड़ूंगा, 400 की 400 जीतूंगा, लेकिन पता नहीं उन्होंने चुनौती दी नहीं। मैं आया। जस्ट गिव मी अ सेकंड जी, बस एक मिनट। डिबेट इसके बाद ओपन है, डिबेट ओपन है जी। देखिए प्रतीक भाई, अभी जो देश में हो रहा है, एक तरफ एनडीए है, एक तरफ इंडी है। इंडी जिस रफ्तार से चल रही है, रोज एक विकेट डाउन हो रहा है। 2024 आते आते ये डंडी बन के रह जाएगी, ये मैं आपको वादा करता हूं। और एनडीए को 400 सीट आने से कोई मायका लाल नहीं रोक सकता। ये जनता पूरी प्रबल वेग से 400 पार करा के ही दम लेगी, ये मैं आपको आश्वासन देता हूं। जहां हम खड़े हुए हैं ना, इधर अगर देख लें, मैं बोलना चाहता हूं बीजेपी के प्रवक्ता को, देख रही है मेट्रो ट्रेन जो जा रही है ना, ये भी अखिलेश सरकार की देन है। मल्टी लेवल पार्किंग यही बनी हुई है, ये भी अखिलेश सरकार की देन। वोटें नहीं। खड्डे में तू जाग रहा, अब मेरठ में जाने में कितनी देर लगे और अब देखने कितनी देर लगे, खड्डे कितने पड़क रहे तू देख रहा है। अखिलेश की देन है ये, किसकी देन है? अब देख रहे मेरठ में 1 घंटे में पहुंच जावे। आराम जल्दी जी। एलिवेटर यहीं से गया है और बमूरा तक एलिवेटर रोड गया। इसी सरकार की देन थी अतीक अहमद, अब मुख्तार अंसारी भी, उसकी भी बात कर लीजिए आप। वो कौन लोग थे? ठीक है, जो अपराधी है वो अपराधी है जी। जनाब कल भी आए थे आप? कल नहीं आए। क्या नाम है आपका? सचिन मेरा नाम है। सचिन जी एक मिनट आराम से। अरे बेटा नाराज नहीं होते। लो क्या है? 9 तारीख को हमें नोटिस है घर खाली करने का। तो कहाँ रह रहे हो? घर खाली यहाँ पे बागपत में मेरा विलेज पड़ता है। अच्छा, तो कहाँ रह रहे हो? घर कैसे, क्यों खाली करना है? सर इनका कहना है कि गवर्नमेंट लैंड है। गवर्नमेंट लैंड है तो होगी, उसका तहकीकात होनी चाहिए। जी सचिन जी बोलिए। प्रतीक जी, मैं आपका प्रोग्राम हाँ प्रतीक जी, मैं आपका प्रोग्राम डेली देखता हूं और मैं स्पेशली आया हूं क्योंकि ये जो समाजवादी वाली पार्टी वाले हैं, ये डेली एक ही चीज बार बार बोलते हैं और झूठ बोलते हैं, रोजगार नहीं दिए। इनको मैं थोड़ा सा फैक्ट बताता हूं। ईपीएफओ होता है, उसमें यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, पिछले साल 1.4 करोड़ नए यूएन अकाउंट उनको बनते हैं जो पहली बार जॉब बनते हैं, और पिछले 9 साल में 12 करोड़ अकाउंट बने हैं। ठीक है, 12 करोड़ नए लोगों को जॉब मिली, और ये ऑर्गेनाइज सेक्टर है सिर्फ। इसके अलावा कोई जो नॉन ऑर्गेनाइज, जो नॉन जॉब वाले हैं अपने पर्सनल, वो 2 करोड़ क्या 3 करोड़ से भी ज्यादा रोजगार। दूसरी बात, ये किसानों की बात करते हैं।
जो 2014 में एक मिनट बोलने दीजिए आप मुझे। गलत, आप चैलेंज करता हूं मैं आपको, है ना? परसों ये परसों का आंकड़ा है, परसों का ईपीएफओ के आंकड़े परसों के। देख लीजिए जी, मैं आप बोलिए। जो आपका जो डिनाई कर दीजिएगा। हाँ, जो आपका गेहूं का एमएसपी था 2014 में 1450 था, अभी 2275 है। आप देखिए, इसी तरीके से शुगर केन का 210 क्विंटल था, अभी जो है 315 है, 340 बल्कि, और बढ़ गया हमको। कल ही पेमेंट पेमेंट आ गया। और सुन लीजिए, ठीक है, 11.5 करोड़ किसानों को 6,000 रुपए जो मिलते हैं वो 75,000 करोड़ 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4.5 लाख करोड़ रुपए इन्होंने पूरी 70 साल में नहीं दिए होंगे किसानों को। 4.5 लाख करोड़ रुपए। मुझे बस एक बात बताओ कि ये जो पेमेंट आया पिछले साल वाला आया या इसी साल? हमारा किलोनी में है, उसका पूरा हो चुका है। पूरा हो चुका, जी, मैंने पता करना चाह रहा हूँ। हाँ, इसी वाला है। अच्छा, वेरी गुड। बस ये जानना बहुत जरूरी है ना। तो डिबेट इज ओवर। जवाब एक चीज बता दूं, देश के ऊपर कितना कर्ज था जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, और आज देश के ऊपर कितना है? 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था जब सरकार आई। 175 लाख करोड़ रुपए से कर्जे से ऊपर भारत आगे निकल गया। हर एक जवान के ऊपर, हर एक भारतीय नागरिक के ऊपर 1.5 लाख रुपए से ऊपर का कर्जा बढ़ेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात, प्रतीक भाई, आज दिल रो रहा है। क्यों? और दिल इसलिए रो रहा है क्योंकि पुलवामा जब अटैक हुआ भारत के ऊपर, हमारे जवान शहीद हुए। उसके बाद गलवान घाटी के अंदर हमारे जवान शहीद हुए चाइना द्वारा। और जितनी तैयारी भारत सरकार को मौजूदा करना चाहिए, ये मेरे अल्फाज नहीं, ये सुब्रमण्यम स्वामी साहब के, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद, उनके आरोप है, मेरे नहीं। और मैं आया जी। नीति, देश के ऊपर कर्ज नहीं होता अगर साहू जी के घर विपक्ष में होने के बाद 350 करोड़ ना निकलते। देश के ऊपर कर्ज नहीं होता जब करोड़ों रुपए इन्होंने गबन न किए होते। और सबसे बड़ी बात, आज इन 10 सालों में, बोलने दीजिए, आप इन 10 सालों में जो रिफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, परफॉर्मेंस का जो अमृत काल चल रहा है, मोदी जी के एक एक एक्शन के आगे इनके सारे रिएक्शन फेल हैं। आज हम जो सनातन का उन्मूलन की बात कर रहे हैं, आज अयोध्या से लेकर आबू धाबी तक सनातन का ध्वज लहरा रहा है। करते रहिएगा उन्मूलन। जो लोग देश को साउथ और नॉर्थ में बांटने की बात कर रहे हैं, आज देश को एक राममय और विकास की एक माला में मोदी ने पकाया। और दूसरी बात, इंटरनेशनल, नेशनल, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, फॉरेन डिप्लोमेसी, 1965 की लड़ाई, 1971 की लड़ाई में हमारे सैनिक कहां गायब हो गए पता नहीं चला। सरबजीत की मौत हम नहीं भूले। आज हमारे 8-9 सैनिक बाइज्जत मौत के मुंह से निकाल के राइट भाई, ऐसी फिर क्या जरूरत पड़ रही है कि इंडिया अलायंस के जो घटक दल थे उनके चरणों में पड़ रहे हैं? 2-2 पार्टी, 3-3 पार्टी के लोगों के चरण में जा रहे हैं। वो खुद ही आ रहे हैं। नहीं, खुद ही नहीं आ रहे भैया। सीबीआई, ईडी का चक्कर बाबू भैया, सीबीआई। अनिल एंड देन आई विल गिव यू। अच्छा, इसके बाद अनिल बोल देंगे। मतलब इनका कैसेट सीबीआई ईडी, उसके अलावा इनके पास कुछ है नहीं। इधर आइए जरा। जवाब आराम से जवाब, बहस आराम से। आपके घर सीबीआई गई, ईडी गई, अशोक स्तंभ लेके गई या भाजपा कमल फूल लेके पहुंची? हाँ या ना? हाँ या ना? दूसरी बात, आप यहाँ पर आए, मीडिया पे भी सवाल होता है ना, आप यहाँ पर आए, नेटवर्क 18 लिखा है या भाजपा का लोगो लिखा है? मतलब अपने पाप करने के लिए कुछ नहीं, पाप इतने किए उसे सुधारने के लिए कुछ नहीं। निकाले भारत जोड़ो, पार्टी टूट रही, उसे कौन जोड़ो, इसकी चिंता नहीं, अपनी नीयत नहीं, नेतृत्व नहीं, करनी नहीं, धरनी नहीं, और इल्जाम बीजेपी। हाँ जी, अनिल कांग्रेस से। मैं आया प्रभात। देखिए, ये अनर्गल बातों की जरूरत हमें तब होती है जब हमने कुछ काम नहीं किया होता। यहाँ आम आदमी खड़े हुए हैं, सब आम जनता खड़ी हुई है। भाई आराम से सुनेंगे, हाथ उठाएंगे, जिसको बोलना होगा वो आएंगे जी। मेरी माताएं बहनें भी यहाँ पर खड़ी है। मैं पूछना चाहता हूँ कि आपकी किचन में रसोई की गैस महंगी हुई है या नहीं हुई है? कांग्रेस के समय में 400 की समय की मिलती थी, आपको 1100 की मिल रही है आज। आपको डीजल पेट्रोल जो 50 का मिलता था 100 के आसपास आने वाला है। प्याज नहीं खरीद सकते, टमाटर नहीं खरीद सकते, नींबू नहीं खरीद सकते, लहसुन 400 से पार हो गया है। भाई साहब नई नई बातें कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, देखिए, मीडिया और सोशल मीडिया और इस तरीके से ये माहौल बना रहे हैं, ये भी जानते हैं कि आने वाले चुनाव में 400 पार नहीं बल्कि सत्ता से बाहर होने वाले हैं। इसी के लिए इंडिया गठबंधन के साथियों को अलग अलग तरीके से तोड़ने का काम करें। उदाहरण के साथ बताता हूं, राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, मीडिया चाहे ना दिखाए, इतना जबरदस्त जन समर्थन मिल रहा है कि जहां जहां यात्रा जाती है ये पहले ही तोड़फोड़ में लग जाते हैं। झारखंड गए, आदिवासियों की सरकार तोड़ दी। बिहार पहुंची यात्रा, तेजस्वी जी की पिछड़ों की सरकार तोड़ दी। जो उत्तर प्रदेश आने वाली है तो जाटों को डरा धमका के जयंत चौधरी को ले आए। जब आप इतने मजबूत हो, इतने आपको पता कि आप 400 सीट लाने वाले हो, तो एक राजभर है हमारे यहाँ पर यूपी में,
वो मोदी जी को जितनी गालियां उन्होंने दी हैं, योगी जी को दी हैं, इतनी किसी विपक्ष के नेता ने नहीं दी। लेकिन उसके साथ भी गठबंधन कर रखा है, क्योंकि इन्हें पता है कि हारने वाले हैं, एक एक सीट जरूरी है। लेकिन ये बात सच है अनिल की। मुझे अच्छा लगा कि अनिल ने अपनी बात में, तभी मैं इनको काफी प्रेज भी करता हूं, इन्होंने ये बात सच कही कि लहसुन का जो दाम है वो 400 से ऊपर क्रॉस कर गया। और ये बात सच है, जो मंडी जानते हैं, जो भाव ताव देखते हैं, उनको ये पता है कि हाँ जी, मुझे मालूम है, टमाटर भी मालूम है और मुझे प्याज का भी दाम मालूम है। अब आप जवाब देंगे? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं आपसे इसलिए जवाब जरूर लूंगा, लेकिन आज नहीं लूंगा, पहले आप ट्रेनिंग करिए। आप बोलते बोलते पता नहीं क्या अनर्गल बोल जाते हैं। जी हाँ जी। हाँ। मैं बता रहा हूं, इन्होंने लहसुन की बात कही, मैं भी आम इंसान हूं, लहसुन मैं भी खरीदता हूंगा। मुझे इतना विश्वास है, ना कहना कि लहसुन तो इतना ही लिया जाता है सिर्फ। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा सर, आप थोक भाव में लीजिए, ये ले भी सकते हैं। 350 करोड़ निकला है, इनके लिए क्या महंगाई है। लेकिन हम लोग आम जनता की बात कर रहे हैं। लहसुन मैं भी लेने निकलता हूं, लेकिन एक विश्वास है कि ऊपर जो बैठी सरकार है, अगर किसी कारणों से बड़ी है तो वह कम भी होगी, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र में बहुत डेवलपमेंट भी हो रहा है। तो थोड़ी तनिक परेशानी ये जनता सहती है। और इन्होंने कहा माहौल बना रहे, सर माहौल नहीं बना रहे, जनता का दिल घुल चुका है, मोदी जी से मिल चुका है कि आपको फिर से लाएंगे। और ये करें, जहां जहां भारत जोड़ो जा रही है, झारखंड भी गई थी, इन लोगों की दशा बताता हूं। स्कूल की छुट्टी करवाई, सरकारी मासूम बच्चे को जामताड़ा जिला के नजदीक जाके खड़ा करवाया और वहां पर यात्रा में शामिल करवाया। और एक बात, रामचंद्र कह गए सिया से 400 पार आएगा और विपक्ष गठबंधन भी संभाल ना पाए। हाँ जी जनाब, मैं देख रहा था आपको। क्या नाम हो गया साहब? शोभित त्यागी। शोभित जी, शोभित जी यहीं के रहने वाले हैं? मैं दिल्ली से हूँ, यहाँ जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं, नोएडा में जॉब करते हैं। जी शोभित जी, जताइए आपका सवाल। हाँ जी, आ रहा हूँ जी। सवाल नहीं, दो बातें बोलूंगा। जरूर बोलिए, स्वागत है। आम जनता के आधार पर, एक तो इनमें से कोई देश के लिए नहीं आया, सब अपनी अपनी पार्टी के लिए आए हैं जी। तो मुद्दे जो है वो फीके हैं। एक किसान पे बोलूंगा, एक करंट पार्टी पे बोलूंगा। बात रही किसान के मोर्चों की, तो किसान जितने भी हैं उनमें से 8 या 10 उम्मीदवार आए, करंट सरकार से बात करें और मुद्दों को सुलझाएं। रोड बंद करने से बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं, तो उनको समझाना जरूरी है। दूसरा बात रही करंट गवर्नमेंट की, तो एक एक आदमी से पूछिए, विकास तो हुआ है, ठीक है। पहले यहाँ से पिलखवा में ही इतना जाम लग जाता था, रोड पूरी सुधर गई है। किसानों के हाल, मैं किसान वाली फैमिली से हूँ, मेरे घर के सारे किसान। सुनेंगे जो बात भाई, देखिए ऐसा नहीं है, सुने बात हर तरफ की आनी चाहिए। पूरे मेरा ददिहाल, मेरा ननिहाल सब किसान है, सब खेतों में। त्यागी जी बिल्कुल मैं समझता हूँ, इस बात से मैं सहमत हूँ आपके। हाँ। सब इस वक्त खेतों में काम कर रहे हैं। जिनके पास एक्सपेंसिव महंगी ठार और ट्रैक्टर्स हैं, वो सब आंदोलन में मिलेंगे। असली किसान खेत में काम कर रहा है, तो उनसे उठा करके बात की जाए, ठीक है। ये बात इन्होंने कही कि किसानों से बात होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं 8 या 9 लोग, वो जाएं सरकार से। एक राउंड फेल हुआ है तो दोबारा फिर बात करें और उसका रास्ता, क्योंकि सड़कें जाम करना बहुत दिक्कत तलब है। इस समय दिल्ली में पूरा जाम लगा हुआ है। प्रभात को देता हूं, फिर आता हूं जी। सर बिल्कुल किसानों के ऊपर लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए, लेकिन ये लाठीचार्ज दिल्ली में हुआ है वो भी गलत है, और पंजाब में जब संगरूर में हुआ था तो भी गलत था। दूसरी चीज, आज आपको एमएसपी याद आया क्योंकि आपने किसानों का एक मूवमेंट देखा। स्वामीनाथन रिपोर्ट आपको आज याद आया, आपने पहले इसके ऊपर बात क्यों नहीं की? दूसरी चीज, जिस राज्य से आप सांसद हैं वहां मंडी कानून नहीं है, वहां काला कानून है। तो उसके बाद कॉर्पोरेट फार्मिंग सबसे पहले आप महाराष्ट्र में लेके आए, उसके ऊपर आप बात नहीं कर रहे हैं। बस सिंपल सी बात यह कि हम जब थे तब सब बेहतर था। अब रही बात दोगुना करने की, आई आपको पता होगा सर, इस साल हम मिलेट ईयर बना रहे हैं। रागी की फसल पे 3 गुना की बढ़ोतरी हो गई है। 1000 की फसल 3000 की ली जा रही है। गेहूं 1000 में लिया जा रहा था, 3000 में लिया जा रहा है। उड़द की दाल 3000 की थी, 7000 की दी जा रही है। मोदी ने कहा था किसानों की आय दोगुनी करेंगे, ये फैक्ट्स बता रहे हैं। आप सर्च कर लीजिए, 2010 से लेके 2024 तक में हर फसल पे 200 से लेके 300 गुना तक दाम बढ़ाया गया है। अब इन सब विषयों के ऊपर आपको काम नहीं करना है। आप बताइए केरल में क्यों जो इंडिया अलायंस के दल है आपके साथ, उनको आप नहीं कहते कि मंडी कानून लाओ? आप क्यों नहीं कहते पंजाब में कॉर्पोरेट फार्मिंग? नेस्ले किसकी सरकार में पंजाब में आया? किसकी सरकार में पंजाब में आया? राजीव गांधी क्यों विदेशी कंपनी पंजाब में लेके आए? तब आपके पास कोई जवाब नहीं होता। कॉर्पोरेट फार्मिंग तो आपका आइडिया था ना सर? राइट। अनिल विल रिस्पॉन्ड जी। जब मुद्दों पे बात होने लगती है तो जनता को बरगलाने के लिए ये वो बातें करते हैं जिनसे वो रिलेट ना कर पाए।
अभी एक साथी ने, क्योंकि वो जनता से थे और मेरा फर्ज बनता है विपक्ष के नाते उनके जवाब देने का, वो कह रहे हैं रोड बने, निश्चित तौर पर रोड बने हैं, लेकिन आपको इसके पीछे का, आपको द्वारका एक्सप्रेसवे याद है स्कैम जो है, एक रोड जिसकी कीमत एस्टिमेट करके गवर्नमेंट ने बताई कि 13 करोड़ पर किलोमीटर इसकी हिसाब किताब होना चाहिए, लेकिन जब बनने में आया तो उसकी कीमत 251 करोड़ रुपए पर किलोमीटर हो गई। इनको स्कैम करना है इस तरीके से, और ये भारतमाला प्रोजेक्ट है, भाई साहब बता देंगे, आप गूगल पे सर्च भी कर लीजिए, द्वारका एक्सप्रेस पे सर्च कर लीजिए। राइट। ये जनता को बरगलाने का काम करने का ठेका ले रखे हैं। इन्होंने कहा कि 18 करोड़ को 200 करोड़, इनको कितनी बार हम ज्ञान दें, बैठ के चैनल पे पढ़ते नहीं, केवल चिल्लाते हैं। जब कोई रोड बना, भैया सीएजी की रिपोर्ट थी, कांग्रेस की रिपोर्ट नहीं थी, और आपने सुन लीजिए ना, मैं जवाब दे रहा हूँ। सीएजी के अधिकारियों, बाकी लोगों ने भी, गडकरी जी ने भी बकायदा कहा, अगर एक रोड बनी, उसके तरफ रिंग रोड बनी, सौंदर्यीकरण हुआ, अलग अलग फैसिलिटी बनी, तो वो क्या 18 करोड़ में? क्या हुआ? नहीं, हफ्ता कौन सा चल रहा है? वैलेंटाइन डे नहीं, अब यही याद करो साहब, सारी चीजें याद रखा करो आंकड़े के साथ, ठीक है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाहे आप कहीं पहुंच जाइए लेकिन वो आएंगे। खन्ना साहब ऐसे ही हैं, मैं ठंड में घर में रहना चाहिए खन्ना साहब, लेकिन उन्होंने बोला कि आज उनका जन्मदिन है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, थैंक यू सो मच। वो बहुत सारे लोग जो आज यहाँ पे शो में नोएडा में मौजूद हैं। नोएडा में शो कर रहा हूँ, पिछले कल भी किया और 2-4-5 दिन। मैंने हमेशा कहा कि नोएडा में मैं शो सबसे कम करता हूँ, पड़ोस में रहता हूँ लेकिन सबसे कम यही शो होते हैं, लेकिन ठीक है, मौका लगा है और हम आपसे बीच में ये बातचीत का सिलसिला जोड़ेंगे। थैंक यू सो मच। बातचीत को लिए एक बार फिर से मैं आपके बीच में हाजिर हूँ। शर्मिष्ठा जी हमारे साथ शो में जुड़ रही हैं, बहुत पत्रकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और तैयारी करिए और बोलने के लिए जी, बीच बीच में मैं आपके पास भी आऊंगा जी। बातचीत का जो सिलसिला जुड़ रहा था उसमें कई लोगों ने कहा कि आप जनता से नहीं पूछ रहे हैं, यहाँ पे कनॉट प्लेस में ज्यादा पूछते हैं, यहाँ कम पूछते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है बिल्कुल कि मैं यहाँ कम पूछ रहा हूँ वहां ज्यादा पूछ रहा हूँ। कभी कभी पैनल ज्यादा होता है, बड़ा होता है और उनसे बातचीत, और फिर मैं कभी कभी बहक जाता हूँ। आज तो मैंने सबसे कम बोला है तो बहक जाता हूँ, तो मैं ही ज्यादा बोलने लगता हूँ, तो इसलिए अपने ऊपर भी लगाम रखना बहुत जरूरी है। लेकिन आपकी बात जरूर सुनेंगे हम, और 2-4 लोग जो इधर से कहना चाह रहे हैं हाथ उठाएं, मैं जरूर उनके पास आ जाऊंगा। जो बोल चुके हैं वो ना, और उसके बाद बाकी जो है मैं कल उनसे पूछ लूंगा। जी अभी तो मैं रोज आऊंगा। क्या नाम है साहब आपका? नवीन जी, क्या काम करते हैं? मैं एक अपना बिजनेस है सर। बिजनेस है, बहुत बहुत यही नोएडा में? नोएडा में सेक्टर 18 में। सेक्टर 18 में, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? हाँ, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, हमारे देश का एक दुर्भाग्य है ये कि हमारा विपक्ष इस टाइम बहुत कमजोर है, और उसका कारण क्या है, विपक्ष ये नहीं बताता कि हमें करना क्या है। वो ये बस एक ही बात कहता है कि मोदी को हटाना है। जब तक वो अपने रास्ता क्लियर नहीं करेगा तब तक उसके अंदर मजबूती नहीं आएगी। वो ये कहता है कि देखिए कि जहां नफरत की बाजार है वहां पे मोहब्बत की दुकान खोलनी है, ये बताता है। वो भी नफरत की बाजार भी आधे से ज्यादा में उसकी सिर्फ नफरत मोदी के प्रति ज्यादा है। बोले आधे से ज्यादा सब मोदी के से ज्यादा नफरत की बात है। जी वहां उतना आसमान पे कैलाश में पहुंच जाइए, मैं वहां तक कैसे पहुंचूंगा? वहां तक हम आधा, थोड़ा आप चलो थोड़ा हम चले। जी बाबूजी नमस्ते, कहाँ से आना हुआ? मैं नोएडा से ही हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो बोलिए क्या काम करते साहब? मैं टैक्स कंसल्टेंसी का काम करता हूँ। अरे बाप रे बाप, बहुत अच्छी बात है, तो बहुत बढ़िया बात है। क्या हम लोग कुछ ज्यादा लोग टैक्स दे रहे हैं कि अभी कितने ऑर्बिट में आए, या अभी कितने फीसदी लोग देश के देते हैं टैक्स? मैं बता रहा हूँ, जैसे भाजपा के लोग कहते हैं हमारे यहाँ हमारी जो अर्थव्यवस्था है जीडीपी वो 5वें नंबर पर पहुंच गई है। हाँ। परंतु यही लोग ये कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रहे हैं। हाँ। तो कितने लोग बचे? 60 करोड़। हाँ। अब मुझे ये बताइए, ये लोग कहते हैं सब लोग खुश है, हमारी जीडीपी 5वें स्थान पर पहुंच गई है। हाँ। मुझे तो नहीं लगता 5वें स्थान पर कहाँ पहुंची, जब 80 करोड़ लोगों को आप अनाज दे रहे हो, अनाज भूखे लोग हैं, इसका मतलब हमारे ये कॉन्ट्रडिक्शन, ये इस कॉन्ट्रडिक्शन है। बस सवाल है, सवाल है पूछा, जो सवाल पूछा उसको सवाल अपनी जगह सवाल है। इन्होंने बोला कि 80 करोड़ अगर जनता को आप राशन देते हैं तो फिर आप ये मुझे बताइए कि फिर आप 5वीं अर्थव्यवस्था कैसे हैं? जी ये बीजेपी नहीं, आप बिल्कुल उसमें देखिए, सवाल जब पूछा जाता है तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती है कि कोई खड़े होकर कोई सवाल तो पूछ रहा। जी नीति जी कुछ कहना चाहती हैं? जी शर्मिष्ठा जी आप भी बोलना चाहें? अरे नाराज नहीं होते, देखिए ये गलत बात है। नो सचिन दिस इज द लास्ट टाइम, उसके बाद मैं आपको बुलाऊंगा नहीं शो में कतई। जी देखिए, कांग्रेस के दृष्टि दोष का इलाज तो देश की जनता आने वाले चुनावों में कर ही देगी, जब 400 पार का आंकड़ा एनडीए छू जाएगा। सच्चाई ये है कि इनको, अरे ठीक है,
जी बोलिए। जहां तक अनाज की बात मेरे भैया ने करी, ये संकल्प मोदी जी ने तब लिया था जब पूरा विश्व कोविड के हाहाकार से गुजर रहा था कि मेरे देश का एक भी गरीब भूख की नींद ना सोए। वो संकल्प से सिद्धि तक की यात्रा है कि वहां तक आज तक एक एक घर के अन्न जा रहा है। इनको, कांग्रेस के लोगों को ये विकास नहीं दिखता, इनको महंगाई तो दिखती है लेकिन आमदनी नहीं दिखती। इनको ये नहीं दिखता कि देश की जनता आज कहां पहुंच चुकी है। आप 140 करोड़ की आपकी जनता। मैं आ रहा हूं बेटा, आ रहा हूं। सवाल तैयार रखो, मैं आ रहा हूं। ना ही इनको विकास के वो इंफ्रास्ट्रक्चर दिखते हैं। 400 रुपए के सिलेंडर की बात करते हैं, वो बहनें नहीं दिखती जो कभी धुएं से अपनी आंखें काली करती थी, आज उनके घर उज्ज्वला योजना के जी उज्ज्वला बिल्कुल। मैं बात आपकी मालूम है कि इज्जत घर दिया, इज्जत घर की बात कोई नहीं करता था। एक नया कॉन्सेप्ट आया देश में, जानते सब थे लेकिन उस पर काम नहीं हुआ। जी बिल्कुल आपकी बात है, मैंने, लेकिन वो सवाल भी आपका, हाँ जी बिल्कुल। मैं जी प्रभात जी अभी हमारे जो भाई ने कहा कि 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है। मैं कह रहा हूं टैक्स चुराते थे लोग, पहले टैक्स चोरी करते थे। आज जीएसटी से कितने लाख करोड़ रुपए आ रहा। अगर 80 करोड़ को कोई अगर कोई पूछता नहीं था। अगर आपको तकलीफ क्यों हो रही है राशन देने में, क्यों तकलीफ हो रही है? वो उपेक्षित लोग थे 80 करोड़ देश के। अगर आज 80 करोड़ लोग, वैसे सच तो ये है कि मैं दोबारा नहीं पूछता, लेकिन मैं दोबारा आपसे पूछूंगा जी, क्योंकि सवाल आपने पूछा था। जी भैया जी ये कह रहे हैं यदि 80 करोड़ लोगों को जो राशन दिया है कोरोना काल तो खत्म हो गया। अब मुझे ये बताइए बहन जी, 80 करोड़ में यदि 5 किलो आटे से, गेहूं से 25 किलो है वो। हाँ 25 किलो, 5 किलो मान रहा हूं मैं। 80 करोड़ में यदि 5 की गुना कर दो तो देश को कितना नुकसान हो रहा है। आप किसानों के लिए जिस तरह किसान से आप खरीद रहे हो ना, उतना लोगों को दीजिए, उतने पैसे में जनता खरीद। ठीक है। दूसरा सवाल, दूसरी बार जब मैं आया आपके पास तो थोड़ा सा वो सवाल डायलूट हुआ, लेकिन पहले बार सवाल को मैंने बिल्कुल जायज तरह से रखा। जी जनाब। सर बात ये नहीं है जो उन्होंने कहा कि 80 करोड़ लोगों को हम अनाज क्यों खवा रहे हैं। अनाज इसलिए खवा रहे हैं क्योंकि हकीकत में हम 5 अर्थव्यवस्था है। यदि नहीं होते ना, कांग्रेस वाली स्थिति होती तो वो 80 करोड़ लोग भूखे मर चुके होते। यही बात हकीकत है। तो हमारे पास बफर स्टॉक्स हैं, हमारे पास। अब अनिल एंड द बीजेपी जी। अगर मैं इन भाई साहब की बात मान लूं तो इसका मतलब यह है कि इस देश में 80 करोड़ आदमी तो ऐसा है जो सरकार के राशन पे जिंदा है। इस पे ये खुश हो रहे हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि उस 80 करोड़ को ऐसे ही 10 करोड़ 20 करोड़ जो आदमी है, 10-20% वो पालता रहे। भाई साहब ने सीधा सवाल पूछा था कि भैया अगर देश में तरक्की है, आप मुझे बताइए, इतने सारे लोग खड़े हैं, अगर हमारे घर में आय होगी, इनकम होगी, हम अच्छे रोजगार पे होंगे तो हम किसी से राशन मांगने जाएंगे क्या? अब आया सवाल। मैं सोच रहा था इतनी देर में कि वो सवाल पाजी आया क्यों नहीं। तो अगर ऐसे नहीं पूछूंगा नहीं, अगर ये बात है तो फिर मैं मुफ्त बिजली भी नहीं लूंगा, मैं फिर मुफ्त बिजली भी नहीं लूंगा और मैं मुफ्त पानी भी नहीं लूंगा। मैं पैसा दूंगा, टैक्स दूंगा, और जो नहीं दे पा रहे हैं वो उनको भी दे, कहीं से इंतजाम करो, उनका भी वो लाएं और कहीं से इंतजाम करें। लेकिन सवाल यह है कि क्या हमारे पास वो व्यवस्था है और वो व्यवस्था में वो क्या मौजूद है। लेकिन सवाल आपका अपनी जगह है जी। प्रतीक भैया, बहुत दुख लगता है और शर्म भी आती है कि हमारा विपक्ष इस कदर आलोचना का गथा को गाता है कि देश संसार में। सवाल तो पूछने दोगे ना उनको? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर किसी मजबूर को मजबूत करने के लिए हम अनाज देंगे तो इन्हें ये भिखमंगा बोलेंगे। और दूसरी बात मैं आपको कह रहा हूं, इन्होंने कहा कि 5वीं अर्थव्यवस्था में जवाब दे रहा हूं, एक मुझे समय दीजिएगा। अगर हमने उन्हें अनाज दिया, आज वो मजबूत हुए, आज वो काम कर रहे हैं, अपनी रेखा को बढ़ा रहे हैं, तब ये 5वीं अर्थव्यवस्था बन रहा है। इन नीतियों में हम चलते हैं। और आप बड़े हैं, आपके घर के बच्चे कमाने लग गए। अरे चिल्लाइए मत, सच सुनिए। आप बड़े हैं, आपके घर के बच्चे बड़े हो गए, आपको बोले पापा मेरी सैलरी आई, 2 पैसा देना चाहता हूं। बोले नहीं, पहले तुम और अपने जीवन को बढ़ाओ, मैं अपनी रोजी रोटी के लिए सक्षम हूं। ये नीति सरकार की। और राइट। मुझे जरा टाइम देखने दीजिए। 51 एक मिनट मैं तुम्हें कर दे दूंगा। अरे उनको बोले दो। तो काहे नहीं नोटबंदी के नाम पर वोट मांगते हैं, जो कहते थे मास्टर स्ट्रोक मार दिया और जो है काला धन लेकर के आ गए। फिर जीएसटी जो आपने नाफिज करी, छोटा व्यापारी खत्म हो गया, मांगिए जीएसटी के नाम पर आप वोट। फिर अग्निवीर योजना लेकर के आए, मांगिए अग्निवीर योजना के नाम। कृषि कानून बिल लेकर के आए थे, मास्टर स्ट्रोक मार दिया, मांगते हैं वोट। नहीं मांगेंगे वोट, हिम्मत नहीं है। और काला इन्होंने किसी की बात कही, किसानों का सपना कर रही साकार ये सरकार और पूरा देख रहा संसार, टूट रहा गठबंधन इनका यह है। अनिल,
सिर्फ बातें हैं और नए नए जुमले हैं और झांसे हैं। काम किया होता तो आज कांग्रेस की बुराई नहीं कर रहे होते। आप कहते सुन लो, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। जीडीपी 10 साल अगर कांग्रेस की आप कंपेयर कर लो और यहाँ एनडीए की कंपेयर कर लो तो हमारे टाइम पे 7 से ऊपर जीडीपी होती थी, इनके टाइम पे आज 5 दशमलव कुछ है। अरे कैलकुलेशन, चुप रहो। आज बेरोजगारी 45 साल में सबसे ज्यादा है। 45, झूठ बोल रहे हो। मैंने आपसे कुछ नहीं कहा। मर्यादा में रहिए। झूठ बोला मर्यादा में रहिए। झूठ बोला है, मर्यादा में रहिए। मैंने कुछ नहीं कहा। मैं आपको कह रहा हूँ मर्यादा में रहिए। आराम से अनिल। ये गुंडागर्दी पे मैं सुनिए, इस गुंडागर्दी पे मत झूठ बोला। मर्यादा में रहिए। मैंने एक भी शब्द इस दोबारा से मर्यादा में समझाइए। ये देखिए, तो आप इन्हीं से करा लीजिए ना, सारा शो इन्हीं से कराइए। आप हमें यहाँ पे लड़वाने के लिए मैंने आपको मना किया। मैंने ऋषभ आपा नहीं खोते डिबेट में कभी भी। नहीं कहा। मैंने सिर्फ इतनी बात करी कि देश में 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। मैंने कुछ गलत कहा क्या? मैं आपसे यही तो कह रहा हूं कि भाई आप राशन देने की बात, इस देश को भिखारी बनाना चाहते हो। ये क्यों नहीं कहते कि हमने 80 करोड़ को रोजगार दिया है? ये क्यों नहीं कहते कि हमने आय दोगुनी करी है किसानों की? ये क्यों नहीं कहते कि हमने 100 स्मार्ट सिटी बना दी है?